आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के गुम्पा में लगाई गई है भव्य प्रदर्शनी, जनता से की गई है यहां आकर आनंद लेने की अपील। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। उम्मीदवारों की पहली सूची में देरी पर बोले मुख्यमंत्री बोम्मई, कहा बीजेपी लोकतांत्रिक, कांग्रेस की तरह तानाशाही नहीं। कांग्रेस ने जेडीएस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग को दी शिकायत, कहा मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय में जश्न, केजरीवाल करेंगे संबोधित। अब समाचार विस्तार से। बीदर के गुम्पा रोड पर सपना मल्टीप्लेक्स बिग बाजार के करीब नागपुर से आए लोगों की ओर से गगन अम्यूजमेंट पार्क के नाम से रोबोटिक एनिमल की विभिन्न प्रकार के मॉडल्स, कलाकृतियां और मनोरंजन के चीजों के साथ प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन लगाई गई है, जहां पर हर आयु के बूढ़े, युवा, बच्चे आकर इस प्रदर्शनी का आनंद उठा सकते हैं। इस प्रदर्शनी के व्यवस्थापक मोहम्मद इरफान ने केपी न्यूज से बात करते हुए बीदर की जनता से इस प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन में आने और इसका भरपूर आनंद लेने की अपील की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आपके शहर बीदर में हम लोग एग्जीबिशन लेकर आए हैं। आपकी कंप्लीट फैमिली के लिए इंटरटेनमेंट रहेगा यहाँ पर, जिसमें रोबोटिक एनिमल्स है, इटालियन अम्यूजमेंट्स पार्क है, बच्चों के लिए आइटम्स है, वाटर बोटिंग है, वाटर रोलर है, ऑक्टोपस है, जाइंट व्हील है। आप पूरी फैमिली के साथ में आकर शॉपिंग और इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने के भी अच्छे सारे आइटम्स है, बहुत सारे आइटम्स है। आप लोग आइए, आपकी कंप्लीट फैमिली के साथ में एंजॉय करिए। बीदर गुम्पा रोड पर है ये एग्जीबिशन, आप लोग आइए। गुड बाय। तो ये एक किराना उसमें का किसका, तो एक ये स्टोल लाइन का हुआ ना, स्टोल का नहीं रे भाई। भालकी के भादसगढ़वी ग्राम में इस ग्राम के लोगों द्वारा एक व्यक्ति को अवैध रूप से शराब बेचने पर पकड़ा गया और उसे आबकारी पुलिस को शराब के माल समेत सौंप दिया गया। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। आईटीबीपी जवान और कमांडेंट राकेश के साथ चुनाव की सुरक्षा के संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी मिलिट्री ट्रूप्स बीदर जिला आने वाले हैं। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। हमारी ये कंपनी यहाँ पे सब डिवीजन बाल्की में डिप्लॉय है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेजिशन होने पर हमारी कंपनी यहाँ पे आई है। हमारी एक यूनिट यहाँ पे आ रखी है जो कि डिस्ट्रिक्ट बीदर में डिप्लॉय है, जिसकी 4 कंपनियाँ बीदर में हैं और 3 कंपनियाँ कुलबर्गी में हैं। हम यहाँ पे आए हैं और हम यहाँ पे रेगुलर जो ड्यूटियाँ कर रहे हैं, नाका ड्यूटी और एरिया डोमिनेशन ड्यूटियाँ कर रहे हैं। और इसके अलावा भी फ्यूचर में जो भी ड्यूटियाँ जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट पुलिस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। दिल्ली में बैठकों के दौर के बाद 170 से 180 नामों पर सहमति बनी है। भाजपा सूत्रों के अनुसार रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 140 नामों को मंजूरी मिल गई है। बीजेपी ने रविवार को तय हुए 140 नामों में कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। साल 2019 में कांग्रेस से आए सभी विधायकों को टिकट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिगांव से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंदर पिता की सीट शिकारीपुर से मैदान में उतर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए रविवार को 3 घंटे से अधिक समय तक बैठक। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा सीईसी के अन्य सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है, न कि कांग्रेस की तरह तानाशाही। यही कारण है कि भाजपा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने से पहले अच्छे से सोच रही है और विस्तार से बात कर रही है। गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को मुख्यमंत्री बोम्मई के साथ दिल्ली में अपने आवास पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बैठक की। इस दौरान संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सीटी रवि और कर्नाटक विधानसभा के सदस्य भी मौजूद थे। बैठक में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस की तरह तानाशाही पार्टी नहीं है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसलिए हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने से पहले अच्छी तरह से सोच रहे हैं, साथ ही विस्तार से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक और आंतरिक बैठक के बाद कर्नाटक की सूची देर शाम जारी की जाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का आधिकारिक बिगुल बज चुका है। प्रदेश में बीजेपी के सामने कुर्सी बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। चुनाव का ऐलान होते ही क्षेत्रों के नेता और समर्थक भी अलर्ट हो गए हैं। ऐसे में वोट पाने के लिए उम्मीदवार अपनी ताकत का भी जोर आजमा रहे हैं। असल में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कानूनी प्रकोष्ठ ने चुनाव आयोग के पास एक शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस उम्मीदवार वी नारायण स्वामी पर आरोप लगाया गया है कि शिकायत में कहा गया है कि नारायण स्वामी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं, साथ ही उनके मतदाता कार्ड भी इकट्ठे कर रहे हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि उसने ट्विटर पर कुछ अकाउंट ब्लॉक करने की कोई वजह क्यों नहीं बताई। केंद्र सरकार ने पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेशों के जरिए ट्विटर पर कुछ अकाउंट ब्लॉक करवाए थे, लेकिन ऐसा करने की कोई वजह नहीं बताई गई थी। मंत्रालय के विभिन्न आदेशों को चुनौती देने वाली ट्विटर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पीठ ने सरकार के वकील से सवाल किया, आपने ट्विटर को वजह क्यों नहीं बताई? ऐसा क्या है कि जिसे आप अपने पास ही रखना चाहते हैं? अदालत ये जानना चाहती है कि ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज है जिसने सरकार को कारणों का खुलासा करने से रोका है, जबकि धारा 69A कारण बताए जाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। पीठ ने सवाल किया कि क्या जवाब अदालत को मुहैया की जाएगी। इस पर अधिवक्ता कुमार MN ने जवाब दिया कि जो कुछ भी फैसला लिया गया उसकी अदालत को जानकारी दी जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया पारदर्शिता की ओर बढ़ रही है। यदि ये विषय संप्रभुता आदि के बारे में होता तो हम समझ सकते थे। अदालत ने कहा, आपने उनसे बैठक करने को कहा, आप उनके द्वारा दिए गए कारणों से सहमत नहीं हुए तथा आदेश जारी कर दिया। क्या उनके लिए ये जानना जरूरी नहीं था कि आप उनके कारणों से सहमत क्यों नहीं हुए? ट्विटर ने मंत्रालय के उक्त आदेशों के खिलाफ जून 2022 में उच्च न्यायालय का रुख किया था। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आज जश्न मनाया जाएगा। ये जश्न आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए मनाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जश्न में शामिल होंगे। केजरीवाल दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। अब इस मौके पर आज केजरीवाल पार्टी दफ्तर जाकर देश को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब देश में बीजेपी, कांग्रेस, CPM, बसपा, NPP और आप राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वहीं TMC, CPI और NCP
अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही हैं। आयोग के इस फैसले के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करें। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बनाई जा रही धारणा और उनके हिंसा के शिकार होने की खबरों को खारिज करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम देशों को फटकार लगाई। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अमेरिका स्थित पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय इस्लामिक देश पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बेहतर कर रहे हैं। पीटीआई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अध्यक्ष एडम एस पोसेन ने निर्मला सीतारमण से पश्चिमी प्रेस में विपक्षी दल के सांसदों की सदस्यता खोने और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर पश्चिम मीडिया में हो रही व्यापक रिपोर्टिंग को लेकर सवाल किया था। इसके जवाब में भारतीय वित्त मंत्री ने कहा, भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और वो जनसंख्या केवल बढ़ रही है। अगर भारत में उनका जीना मुश्किल होता या सरकार के समर्थन से उनका जीवन मुश्किल बना दिया गया होता तो क्या मुस्लिम आबादी 1947 की तुलना में बढ़ रही होती? संभल जिले में फेसबुक पर हिंदू लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीजेपी नेता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। हयातनगर थाना इलाके के सराय तरीन निवासी मोहम्मद शोएब रियानी नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक से हिंदू लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से शादी करने पर फायदे गिनाते हुए 12 बिंदुओं पर पोस्ट की गई थी। हालांकि पोस्ट करने वाले शख्स ने कुछ देर बाद ही अपने फेसबुक अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट को हटा दिया था, मगर तब तक लोगों ने इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट खींचने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। असमोली विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रहे हरिंदर सिंह रिंकू ने उक्त पोस्ट को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा करते हुए शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की थी। वहीं बालमुकुंद शर्मा नाम के भाजपा नेता ने हयातनगर थाने में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले मोहम्मद शोएब रियानी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में हयातनगर थाना इलाके के सराय तरीन निवासी मोहम्मद शोएब रियानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। इंदौर की तनिष्का सुजीत महज 15 साल की उम्र में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर इतिहास रचने के प्रयास में जुट गई हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विलक्षण प्रतिभा की धनी इस मेधावी लड़की से कुछ दिन पहले मुलाकात कर उसका उत्साह बढ़ाया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्रा तनिष्का ने सोमवार को मीडिया को बताया कि वो बीए अंतिम वर्ष की 19 अप्रैल से शुरू होकर 28 अप्रैल तक चलने वाली परीक्षा में बैठेंगी। छात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उससे 1 अप्रैल को समय भोपाल में मुलाकात की थी, जब वो संयुक्त कमांडर सम्मेलन में हिस्सा लेने सूबे की राजधानी पहुंचे थे। तनिष्का ने कहा, प्रधानमंत्री से मिलना मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है। छात्रा के अनुसार करीब 15 मिनट की मुलाकात के दौरान उसने प्रधानमंत्री को बताया कि बीए उत्तीर्ण करने के बाद वो अमेरिका में वकालत पढ़ना चाहती हैं और बाद में भारत लौटकर अपने देश के शीर्ष न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनना चाहती है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी
मिली है। धमकी देने वाले ने कहा कि 30 अप्रैल को सलमान खान की हत्या होगी। इस तरह की धमकियां भी सलमान खान को मिल चुकी हैं, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा भी दिया गया है। अब सलमान खान को धमकी भरा ये कॉल जोधपुर से आया है। इसमें तारीख के साथ सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई है। जानकारी के अनुसार सलमान खान के लिए धमकी भरा ये कॉल कल शाम को मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया है। इससे पहले जो धमकी मिली थी वो ईमेल के जरिए आई थी और उस धमकी में उनके स्टाफ को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी, लेकिन इस बार कॉल करके धमकी दी गई है और ये सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके धमकी दी गई है। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करने वाले शख्स ने कहा कि वो 30 अप्रैल को सलमान खान की जान ले लेगा। खुद की पहचान के तौर पर उसने अपना नाम रॉकी बताया है। धमकी देने वाले व्यक्ति जोधपुर का रहने वाला है और खुद को गौरक्षक बता रहा है। पुलिस इस धमकी भरे कॉल को ट्रेस करके जांच में जुट गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के गुम्पा में लगाई गई है भव्य प्रदर्शनी, जनता से की गई है यहां आकर आनंद लेने की अपील। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। उम्मीदवारों की पहली सूची में देरी पर बोले मुख्यमंत्री बोम्माई, कहा बीजेपी लोकतांत्रिक, कांग्रेस की तरह तानाशाही नहीं। कांग्रेस ने जेडीएस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग को दी शिकायत, कहा मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय में जश्न, केजरीवाल करेंगे संबोधित। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।